सर देख, तो लास्ट क्लास में तो लोग एग्रीकल्चर इनकम किए थे राइट। कुछ क्वेश्चन होमवर्क वगैरह पे दिए थे, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यस, एक बार चेक करिए। ए बी वाला तो हो गया ना हमारा एक्सरसाइज पे। ये वाला क्वेश्चन हुआ क्या? एक नंबर नहीं, नहीं हो रहा क्यों? एक लिमिटेड ग्रोस शुगर कैन टू मैन्युफैक्चर शुगर डेटा फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 आर एज फॉलोज। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, ये क्या है? कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन। बोला कि शुगर केन को बनाने का मेरा खर्चा कितना हुआ? 10 लाख। शुगर केन सोल्ड इन दी मार्केट, शुगर केन कहां बेचा है सर? मार्केट में बेच रहा है कितना टन? 1000 टन। तो 5000 टन वो बनाया है और 1000 टन वो शुगर केन क्या कर दिया? बेच दिया है। दिस इज व्हाट? एग्रीकल्चर इनकम। दिस इज व्हाट? एग्रीकल्चर इनकम। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन। लेकिन बाकी का 4000 का शुगर केन तो बचा। नाउ 4000 का शुगर केन को क्या बोला है? शुगर केन यूज फॉर शुगर मैन्युफैक्चरिंग। 4000 का केन को कहां पे यूज किया? मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया। और वहां पे बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कितना रुपए है? 5 रुपए। सैलरी टू स्टाफ कितना है? 6 रुपए। ये खर्चा हो रहा है। और बोला कि शुगर केन प्रोड्यूस एंड सोल्ड इन द मार्केट कितना हो गया? 25,000। क्लियर है? शुगर केन जो मेरा बोल रहा है कि मार्केट में सोल्ड हो गया, वो सोल्ड कितना हुआ है बताइए? वो सोल्ड हुआ है 25,000। ठीक है। तो अब यहां पर अपने लोगों को चेक करना है कि भाई साहब मेरा मैन्युफैक्चरिंग कितना और मेरा एग्रीकल्चर का इनकम मेरा कितना है और कितना मेरा एग्जेम्प्ट हो रहा है, कितना मेरा टैक्सेबल हो, राइट। तो अगर आप चेक करोगे तो ये 25 जो मेरा शुगर केन प्रोड्यूस है, ये कितना मटेरियल पे? ये मेरा 4 पे है ना सर। ये कितना पे हो गया? ये मेरा 4 पे है। ये मेरा 4000 को बेच कितना आ रहा है? कॉस्ट ऑफ शुगर केन कितना था? 10 था। लेकिन वो 10 कितने पे था? 5000 पे था। तो अपने लोग यूज कितना किए? यूज कितना किए? 1000 तो बेच दिया सर। यूज कितना किया? 4000 किया। तो इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो हमारा टोटल यहाँ पे कॉस्ट कितना होगा? आपका रिमेम्बर चेक करिए, 10,000 डिवाइडेड बाई 5000। 5000 टन पे मेरा 2 लाख का खर्चा हो रहा है। नहीं समझिए, 5000 टन पे टोटल मेरा खर्चा 10,000 है। तो 1000 टन पे खर्चा कितना होगा? 2 लाख। तो 2 लाख को आप अलग कर दिए, वो वाला शुगर केन मार्केट में मेरा बिक्री हो गया। बाकी का जो मेरा 4000 था उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा? 8 लाख। वो 8 लाख यूज कहाँ हुआ? मैन्युफैक्चरिंग में। वो 8 लाख यूज कहाँ हुआ? मैन्युफैक्चरिंग में। तो 8 लाख प्लस 5 लाख 13 लाख हो गया। प्लस 13 और 6 कितना होगा? बोलिए, ये मेरा कॉस्ट है। कितना हो गया? 19 हो गया। 19 में से ये मेरा 25 लाख का क्या हो रहा है बताइए? ये मेरा 25 लाख का क्या हो रहा है? सेल कर दिया मार्केट में। तो टोटल कितना बचेगा? 6 लाख का होगा। तो 6 लाख का मेरा क्या है सर? मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट है, टैक्सेबल होगा। और यहाँ पे मेरा 10 में से टोटल यहाँ पे कॉस्ट जो अपने लोग बेच दिए ना 3, ये 3 लाख का मेरा क्या होगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर बोला मैन्युफैक्चरिंग 2 लाख से और एग्रीकल्चर 5 लाख से। तो यहाँ पर आपका 6 लाख रुपए क्या हो जाएगा सर? मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा और एग्रीकल्चर आपका 1 लाख होगा। अपने लोग अगर दूसरा हिसाब से करें तो ये 25 है शुगर केन। रिमेंबर शुगर केन पे हमारा कितना था एग्जेम्प्टेड? 65 और 35 था। उसको भी यूज कर सकते हैं। दूसरा वाला पे आइए। दूसरा वाला पे बोले सर मिस्टर एक से ये वाला बन गया। तो आंसर नहीं आया। कितना आ रहा आप लोग का? आपका भी सेम है। 16,640 होगा। ठीक कर लीजिए। थर्ड वाला का इसका मैच हो गया। 4 नंबर कितना आ रहा है? आपका सेम है क्या? यही हो। ठीक कर लीजिए। 4,160 रुपए। नंबर 5 पे स्टेट द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इनकम। ए इज एम्प्लॉयड इन एन एग्रीकल्चर फर्म। तो रिबेट आएगा ना 5 लाख के नीचे।
क्या जितना टैक्स का अमाउंट है, क्यों क्या हुआ? तो नहीं बताया। एग्रीकल्चर इनकम 70,000 है, ये मेरा 2 लाख है। 2 लाख 3,30,000 प्लस 70,000 कितना होगा? 4 लाख हो गया। हम्म 4,160 है ना सर? बताते हैं, इसके नील हो जाना चाहिए। नंबर 5 में है, देखिए, स्टेट द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इनकम। A is employed in an agriculture farm and entrusted with tilling of land. His remuneration being 50% of the net profit earned by the farm. तो ये क्या बोला कि एग्रीकल्चर फार्म में एम्प्लॉयड है और इंटरेस्टेड विद टीलिंग ऑफ लैंड, लैंड को उसको ठीक करने का काम है। रेमुनरेशन उसका 50% ऑफ नेट प्रॉफिट है। क्या इसका इनकम को एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे? ये ओनर है या एम्प्लॉयड है? एम्प्लॉय का मतलब सैलरी है, क्या है ये? सैलरी बेसिस में, तो ये क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। ये एग्जाम नहीं ना सर, ये एग्जाम नहीं है, मेरा टैक्सेबल है। सी रिसीव अ डिविडेंड ऑफ ₹12,000 फ्रॉम अ कंपनी whose entire income is derived from the agriculture operation only। ये क्या है? एग्जाम है, ठीक है। आइए सर, न्यू चैप्टर। एक मिनट चेक करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी का कौन सा? ये वाला क्या? क्या प्रॉब्लम है? चेक कराएंगे। यहाँ पे पहला वाला प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर रेसिडेंस ऑफ कोलकाता, सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंट कोलकाता, लेट आउट फॉर बिजनेस दुर्गापुर। तो हाउस नंबर 3 नहीं आएगा। हाउस नंबर 2 में नेट एनुअल वैल्यू नील हो जाएगा। और फर्स्ट वाला में म्यूनसिपल टैक्स 12% पर एनम है, आपको नेट म्यूनसिपल वैल्यू दिया वो 81,000 कोलकाता में, तो उसको 90,000 किए। 48 का लेट आउट वाला वैल्यू हो गया, निकाली 90,000 रुपया। और क्या गिवन है? स्टैंडर्ड रेंट गिवन है 80,000, विच है 90,000। रेंट रिसीव 80,000 बोला है और वैकेंसी पीरियड 2 महीना, मतलब वो 10 महीने का गिवन है, तो 12 महीने का रेंट कितना होगा? क्या हुआ? जीएमवी 90,000 कैसे हो गए सर? एक्चुअल रेंट, हाँ ठीक है, एक्चुअल रेंट 96,000, लॉस ड्यू टू वैकेंसी 16,000। तो हमारा ये वाला रेंट आ गया 80,000 और स्टैंडर्ड रेंट 80,000, और वो कितना है? वो हो गया 90,000। 90 80 90 90 96, जीबी 80,000। हाँ ठीक तो है, जीबी 80,000 ही आएगा। 80,000 से म्यूनसिपल टैक्स लेस कर दिया 81,000 के ऊपर 12%, ठीक है, 9,720 सर। लेकिन ये वाला तो जीबी निकाले ना, ये आप वर्किंग में करो, यहाँ करे हो गंदगी लगे। ये म्यूनसिपल टैक्स हो गया, लेस करके एनएबी आ गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, इंटरेस्ट और लोन था क्या? 48,000, राइट। पर्पस बोला होता, कौन पर्पस के लिए? 1,20,000 का ऊपर में, 1,20,000 के ऊपर में कितना परसेंट था? 10%, राइट। इंटू 4 महीना, 1 जनवरी को लिया ना वो लोन, 4 महीना क्यों निकाला आपने? अच्छा, 4 साल का आपने ले लिया 48,000, एक बार में अलाउड कर दिया, तो गलत हो गया सर। वो लोन लिया है 1 जनवरी 2017 को, अपने को उससे क्या मतलब है? आपको तो 1 साल का ही निकालना पड़ेगा। अरे 4 साल का थोड़ी ना अलाउड होगा भाई, यहाँ पर भी आप लोन पूरा 2 साल का ले ले रही हैं। 12,000 होगा और 10,000 होगा, आप गलत कर दिए आप।
ये 12,000 होगा और ये 10,000 होगा, बाकी सब सही है। इंटरेस्ट और लोन जो दिया ना 1,20,000, वो 1,20,000 के ऊपर में 1 साल का निकलेगा और उसके ऊपर में भी 1 साल निकलेगा। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट रहता है तब अपने लोग करते हैं सर। नाउ सर नेक्स्ट में सर नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो हमारा थर्ड है दैट इज, अगर हमारा इनकम जो है बिजनेस एंड प्रोफेशन का पर्पज से अगर आता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन का पर्पज से अगर हमारा इनकम आता है तो उसको अपने लोग कैसे ट्रीट करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे समझिएगा कि हमारा हेड्स ऑफ इनकम में टोटल कितना था, 5 था, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जहां पर जितना भी रेंटल इनकम है अपने लोग वो शो कर देते हैं। नाउ थर्ड में क्या है कि अगर आपका बिजनेस है और बिजनेस से आप पैसा कमा रहे हैं, आप बिजनेस से प्रॉफिट कमा रहे हैं, या आपका प्रोफेशन है, आप सीए हैं, आप लॉयर हैं, आप एडवोकेट हैं, आर्किटेक्चर है, इंजीनियरिंग है, क्लियर है, जो आपका प्रोफेशन है, इन नॉट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉयमेंट रहा तब वो प्रोफेशन नहीं हुआ। रिमेंबर पढ़े हैं अपने लोग बिजनेस स्टडीज में, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन और बिजनेस, रिमेंबर। तो अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड है तो आप कहां पे दिखाओगे, आप दिखाओगे इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है तो आप कहां दिखाओगे, साइड। क्लियर है? तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का यहां पर लिखेगा सेक्शन 28 to 44, इसका सेक्शन 28 से लेके 44 तक। ठीक है, सेक्शन 28 से लेके 44 तक। अब इस चैप्टर में करना क्या है, इस चैप्टर में सर याद रखिएगा, इस चैप्टर में याद रखिएगा हमारा जो टैक्स है ना वो प्रॉफिट पे निकलता है। किस पे निकलता है? प्रॉफिट पे। प्रॉफिट का मतलब कौन सा हो गया, नेट प्रॉफिट, उसके ऊपर ही टैक्स निकलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर आप तो बोले प्रॉफिट तो निकाल ही लेते हैं अपने लोग, आप पीएल बनाएंगे उससे तो नेट प्रॉफिट निकल जाता है, तो वो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, आप उसी के ऊपर में टैक्स दे दो। तो एज पर बुक्स के हिसाब से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जो नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर ही टैक्स निकालते हैं। लेकिन दोस आर नोन एज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। कौन सा टैक्सेशन? रिमेंबर वहां पे लिखा रहता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, विच इज नॉट माई एक्चुअल टैक्स। एक्चुअल टैक्स उसके ऊपर नहीं निकलता, बिकॉज वो नेट प्रॉफिट में जितना भी खर्चा है और जितना भी इनकम है सब आप ले लेते हैं, राइट। जो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जो जो खर्चा पीएल में जाना चाहिए था आप उसको लेस कर देते हो, और जो जो खर्चा आपका इनकम में आना चाहिए था आप उसको क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो। क्लियर है? लेकिन टैक्सेशन के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा केवल दो चीज, इनकम जो टैक्सेबल है वो यहां आएगा, इनकम जो एग्जेम्प्टेड है वो यहां पे नहीं आएगा। खर्चा, एक्सपेंसेस, कौन सा खर्चा अलाउड है उसको लेस करेंगे, कौन सा खर्चा अलाउड नहीं है उसको लेस नहीं करेंगे। मतलब यहां पर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आपको क्या करना है, आपको बेसिकली यहां पर कैटेगरी दो तरह से आपको जांचना है। यहां पर आप दो तरह का कैटेगरी करोगे कि वेदर योर इनकम, मतलब आपको यहां पर इस तरह से समझना है कि आपका इनकम है ना। तो इनकम में दो तरह का इनकम होता है, क्या बताइए, एक होता है एग्जेम्प्टेड जो कि यहां पर आएगा नहीं, और एक क्या हो गया, एक हो गया टैक्सेबल। अब टैक्सेबल में से भी आपको समझना है कौन सा इनकम मेरा बिजनेस में टैक्सेबल होता है। तो जो मेरा बिजनेस में टैक्सेबल होगा, जो मेरा पीजीपीपी में टैक्सेबल होगा, केवल वही वाला लेंगे। और जो एक्सपेंसेस है, रिमेंबर खर्चा है, अब खर्चा भी दो तरह का होता है। खर्चा कितना तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कौन सा खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिमेंबर पढ़े हैं अपने लोग, कैपिटल और रिवेन्यू। एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दिस इज व्हाट, दिस इज माय परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीन, है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमारा आपका रेवेन्यू हो गया। लोन का मतलब आप लोन किसी को दिए हैं, दिस आर व्हाट माय कैपिटल एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस, ये मेरा एक्सपेंस ट्रीटेड नहीं होगा। क्लियर है?
तो पहले तो आपको खर्चा में आपको समझना पड़ेगा कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो तो लेंगे ही नहीं। अब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसमें भी आपको छटना पड़ेगा कि कौन सा मेरा पर्सनल पर्पस का है, कौन सा पर्पस पर्सनल पर्पस है और कौन सा मेरा बिजनेस पर्पस का है। हो सकता है ना सर, जैसा क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हो गया, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आपका आपका खुद का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट था, आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया और बिजनेस का अकाउंट से पेमेंट कर दिया, तो क्या वो बिजनेस का खर्चा हुआ सर? वो किसका खर्चा है? पर्सनल खर्चा है, तो बिजनेस का खर्चा में तो नहीं आना चाहिए। जैसा गैस का सब्सिडी मिलता आपको, तो गैस का सब्सिडी आपने अपना करेंट अकाउंट डाल दिया, आपका करेंट अकाउंट में आ जाता है, तो क्या वो बिजनेस का इनकम है? वो किसका इनकम है? पर्सनल है, वहां आएगा क्या? प्रैक्टिकल सोचिए ना जो चीज हो रही है। अपना घर का आप ड्राइंग कर रहे हो, क्या उसको बिजनेस में एक्सपेंस बोल के दिखाओगे या ड्राइंग बोल के दिखाओगे? ड्राइंग बोल के दिखाएंगे। आपका लड़का आया, आपको जरूरत है, आप उसको 1000 रुपए दे दिए, क्या वो खर्चा हुआ? खर्चा आपका हुआ, बिजनेस का हुआ क्या? कंपनी का खर्चा हुआ। आपको लगा वो गाड़ी लेना है, आप दिला दिए, कहां से लाइएगा? बिजनेस से निकाल के दिलाइएगा। जो बिजनेस से निकाल के दिलाइएगा वो क्या है? दोज आर योर ड्रॉइंग्स, वो आपका ड्रॉइंग होना चाहिए। वो आपका निजी खर्चा है, बिकॉज निजी जगह पे यूज हो रहा है। अब लड़का किसी और का भी है, तब भी क्या होगा? बिजनेस एक्सपेंडिचर होगा? नहीं होगा। हाँ, इम्प्लॉय को अगर आप दिला रहे हैं, स्टाफ को दिला रहे हैं, डायरेक्टर को दिला रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा बहुत सारा हुआ ना अभी रिसेंटली। एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया बिकॉज दोज आर द एम्प्लॉय वेर टर्म्ड एज लाइक मोर देन 25 years ऑफ हिज लाइफ गिवन टू दैट कंपनी। 25 साल से ज्यादा उस कंपनी को डिवोट किया था, कंपनी आउट ऑफ रिकॉग्निशन एंड रेस्पेक्ट के तौर पे दे आर गिवन BMW टू ऑल द 20 एम्प्लॉयज। 20 एम्प्लॉयज को BMW दिया सर, विच इज वेरी अप्रिशिएटेड। तो वो क्या है? वो पर्सनल एक्सपेंडिचर है बिजनेस का। वो क्या होगा? बिजनेस एक्सपेंडिचर है। जहां पर्सनल एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट कर देता तो भैया नहीं देते, खराब है क्या, टैक्स लग जा रहा है, मेरा टैक्स बचना नहीं है। क्लियर है? तो अपने को समझना है कि कौन सा पर्सनल एक्सपेंडिचर और कौन सा बिजनेस एक्सपेंडिचर। अब बिजनेस एक्सपेंडिचर में भी जानना है कि कौन सा अलाउड है, कौन सा अलाउड है। अलाउड का मतलब डिडक्टेबल। अलाउड का मतलब क्या हो गया? डिडक्टेबल, मतलब क्लेम एज डिडक्शन। अलाउड का मतलब क्या हो गया? क्लेम्ड एज डिडक्शन, मतलब इन लोग को आप एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। क्लियर है? और नॉट अलाउड, नॉट अलाउड का मतलब क्या हो गया? ये सारा बिजनेस का खर्चा है, लेकिन ड्यू टू एनी रीजन मैं इसको एक्सपेंस क्लेम नहीं करूंगा। मैं इसको एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकता, गवर्नमेंट मेरे को मना करेगा, इनकम टैक्स के हिसाब से मैं इसको क्लेम नहीं कर पाऊं। तो अपने को समझना क्या है? केवल दो चीज समझना है, कौन सा इनकम पीजीपी में, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल है, केवल उसको लेना है, और कौन सा एक्सपेंस अलाउड है, केवल वही लेस होगा बस, न इससे ज्यादा न इससे कम। जो लेस करके आएगा विच इज व्हाट? माय नेट प्रॉफिट, विच इज व्हाट? माय नेट प्रॉफिट। तो आपको यहां पर अगर हम टोटल अगर हम बोले तो आपको यहां पर क्या लेना है? टैक्सेबल पीजीपी, है ना? मतलब आपको इनकम में यहां पर क्या लेना है? टैक्सेबल इनकम। अंडर पीजीपी, पीजीबीपी का फुल फॉर्म प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो आपको ये लेना है, मतलब दिस इज माय क्रेडिट साइड, दिस इज व्हाट? क्रेडिट साइड ना सर, और इससे लेस कर देना है। लेस क्या करना है? अलाउड एक्सपेंसेस। क्या करना है सर? अलाउड एक्सपेंसेस। जो मेरे एक्सपेंसेस अलाउड है उससे लेस कर देंगे। ये लेस करके जो आता है यही मेरा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन होता है। बस यही आपको समझ, यही अपने को निकालना। ये लेस करके जो आता है ये होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर मैं बात करूं तो टैक्सेबल पीजीपी का सेक्शन जो ये सेक्शन सिर्फ 28 है, और 29 से लेके 43 तक का जो सेक्शन है वो केवल एक्सपेंस के लिए। किसके लिए? एक्सपेंस के लिए।
सिर्फ एक सेक्शन डिवोट किया है इनकम के लिए पीजीपी का, बाकी जितना भी सेक्शन है सब में लोग रीड क्या करेंगे, एक्सपेंस। और एक्सपेंस में जो भी रीड करेंगे, जो भी सेक्शंस को पढ़ेंगे, रीजन समझेंगे, जो भी कुछ करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली माइंड पे ये रहना चाहिए वेदर वो अलाउड है या वेदर वो डिसअलाउड, वेदर वो अलाउड है वेदर वो डिसअलाउड। यही आपको समझना है चैप्टर, बिकॉज आपको क्या रहेगा ना, आपको सम्स दिया रहेगा, खर्चा का नाम दिया रहेगा, और आपको प्रोविजन याद होना चाहिए वेदर दिस एक्सपेंस वुड बी डिडक्टेबल और नॉट अंडर द इनकम टैक्स। वो डिडक्ट होगा कि नहीं होगा, आपको यही जानना। क्लियर है? चीज समझ में आ रहा है क्या करना अपने को? कोई प्रॉब्लम है? आइए पढ़िए, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। क्या लिखा है? थर्ड इंपॉर्टेंट हेड ऑफ इनकम इज प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। Major part of the revenue is collected by the income tax department from the taxpayers engaged in business activities. सबसे ज्यादा पैसा किससे कलेक्ट होता है? सैलरी पर्सन से। देश का टैक्स कलेक्ट, इनकम टैक्स कलेक्ट किससे हो रहा है? आपका सैलरी पर्सन से। सैलरी लोग के वजह से चल रहे हैं क्या आपने? किसके वजह से? एम्प्लॉयमेंट के वजह से, बिजनेस के वजह से। समझ में आ रहा है? The more business we have, the more income we are going to generate, and the more taxation government is going to collect, the more our economy is going to develop. It is simple economics as far as I know. है कि नहीं? बाकी इकोनॉमिक्स आप लोग मेरे से बेटर हैं। नेक्स्ट से पढ़िए क्या लिखा है। मीनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, commerce or manufacture or any adventure or concern in the nature of trade, commerce or manufacture. प्रोफेशन का मतलब क्या है? प्रोफेशन इंक्लूड वोकेशंस। हाँ, मतलब जो सेमिनार वगैरह कंडक्ट करते हैं ना, बहुत सारे लोग देखते होंगे ऑनलाइन वगैरह पे, उन लोग भी पैसा लेते हैं। अगर आप संदीप महेश्वरी जी का शो करवाना चाहते हैं अपने एरिया में, तो फ्री में नहीं आते सर, is going to take a huge fees, huge fee लेते हैं, अच्छा खासा पैसा लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो रिलीजियस स्कॉलर वगैरह रहते हैं आप उनको यहाँ से बुलाते हैं, स्पीच देने के लिए करते हैं। दे माइट बी चार्ज मनी, बट ऑब्वियसली दे शुड चार्ज मनी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस मैटर वगैरह रहता है तो शायद लोग नहीं करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम शुड चार्ज मनी। बिकॉज मेरे को ना ये चीज थोड़ा सा समझ में नहीं आता था कि वो एक चीज लगता था कि लोग आते हैं, स्पीच देते हैं, अपने बारे में बताते हैं, व्हाई दे वुड चार्ज, चार्ज क्यों करते हैं? मेरे को समझ में आया, बिकॉज नॉलेज इज नॉट फ्री सर। बिकॉज वो स्पीच देने के लिए, वो नॉलेज शेयर करने के लिए, ही हैज टू गिव, मतलब गिव इज मोस्ट ऑफ द टाइम टू गेट दोस नॉलेज, राइट? आउट ऑफ फ्रॉम बुक्स, आउट ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग, आउट ऑफ फ्रॉम एनीवेयर। वो नॉलेज को एक्युमुलेट करने के लिए ही हैज गिवन ऑलमोस्ट 5 to 10 years माइट बी। वो 5 से 10 साल का मेहनत है, तब जाके लोग उनकी बात को सुन रहे हैं। अगर आप इमेजिन करिए कि कोई आपको नॉर्मल आसपास का बंदा आके बोला नमाज पढ़ना, बट तुम बहुत बड़ा फंसकबाज आदमी, नमाज पढ़ो, ये सब करो, नहीं करो, आप इग्नोर कर देंगे, आप बोले तुम पढ़ो ना, दूसरा को ज्ञान देते हो। लेकिन अगर वही जगह में कोई अगर मौलवी मौलाना वगैरह हो गया, कोई मुफ्ती जी वगैरह हो गया, कोई आलिम जी अगर हो गए, वो अगर आपको बोलेंगे तो आप क्या करेंगे? बस इज्जत तो रखिएगा, और माइट भी चांसेस कि वो आपको कन्विंस कर ले, तो आप क्या करेंगे? इन्फ्लुएंस हो गए, स्टार्ट भी कर देंगे। तो पर्सन टू पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑब्वियसली अगर जो बंदा उस लेवल का अगर स्पीच देने के लिए आ रहा है, तो उस लेवल का वो एफर्ट लिया, राइट? अब वो आकर आपके यहाँ पे अपना टाइम डिवोट कर रहा है, विच ही नेवर गोइंग टू गेट इट एवर। वो कभी भी वो टाइम को वापस नहीं लेगा, और उसका जिंदगी का वो जो कीमती टाइम है जो इसके लिए है, वो आपके ऊपर में खर्च करता है, इसीलिए दे आर गोइंग टू चार्ज। सिंपल है। they charge a huge, देखा तो almost 10 lakhs, 20 lakhs just for giving a speech of 1 hour, 2 hour, 1 hour max. It is huge. क्लियर है? तो प्रोफेशंस का मतलब ये पढ़ी क्या है?
The expression profession involves the idea of an occupation requiring purely intellectual skills or manual skills controlled by the operator at distinguished from occupations of business. मतलब प्रोफेशन का जो पूरा खेला है ये किसके ऊपर है? कोई गुड्स के ऊपर नहीं है, कोई गुड्स के ऊपर नहीं है, ये किसके ऊपर में? स्किल के ऊपर। जैसा आप डिफरेंस करो कि मैं जो आपको बेच रहा हूं, मैं क्या अपना गुड्स बेच रहा हूं? मैं क्या बेच रहा हूं? अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूं, अपना स्किल्ड मैं आपको बेच रहा हूं, राइट? और उसके अगेंस्ट में मैं जो अर्न कर रहा हूं, दिस इज नॉट अ बिजनेस, दिस इज व्हाट? प्रोफेशन। क्लियर है? तो दोनों ही इनकम यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, भले ही वो बिजनेस से हो या भले ही वो प्रोफेशन से हो। बट दोनों को अपने लोग अलग करते हैं। क्यों? अगर आप लोग को याद होगा, बिजनेस के लिए अपने लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, रिमेम्बर? उससे जो आता है वो क्या आता है? नेट प्रॉफिट आता है। और प्रोफेशन के लिए अपने लोग क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और उससे जो आता क्या बोलते हैं? आइदर सरप्लस और डेफिसिट। नाउ सरप्लस इज अ वर्ड एग्जैक्टली एज प्रॉफिट, लेकिन वर्ड अलग है ना? सरप्लस मतलब बिजनेस पर्पस के लिए होना, तो माइंडसेट अलग होता है। जैसा कि लोग जितने भी प्रोफेशनल होते हैं, उन लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, इज नॉट टू अर्न इनकम, राइट? The first profit is provide services to their client in terms of benefited, the most benefited they will ever get it. तो वो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, सोशल वेलफेयर, सोशल मोटिव होता है। सेकेंडरी एस्पेक्ट क्या होता है सर? प्रॉफिट होता है। अब एक डॉक्टर है, अब एक डॉक्टर, उसके सामने एक पेशेंट बैठा हुआ है, वो इसको इलाज करना है जिनसे अदरवाइज उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वो पैसा देखेगा क्या? उसका पर्स पहले खोल के देख रहा है कितना पैसा है, फिर ऑपरेट करेगा। इट इज गोइंग टू हैपन इट। क्या वो होगा? क्या नहीं होगा। वो डॉक्टर के ऊपर में है कि अगर आपके सामने में कोई पेशेंट से अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको करना है, आपका सोशल ड्यूटी है। लेकिन एक बिजनेसमैन के पास में कोई सामान खरीदने के लिए बोला भैया पैसा नहीं है, तो ऑब्लिगेशन है कि सोसाइटी का फुलफिल को रिक्वायरमेंट करेगा, बोले ठीक है ले लो जाओ। तो बिजनेस का माइंडसेट क्या है? प्रॉफिट मोटिव। और प्रोफेशन का माइंडसेट क्या होता है? सोशल मोटिव। इसीलिए दोनों को क्या है? अकाउंट वगैरह के साथ में लोग अलग बनाते हैं। क्लियर है? नाउ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का एक्टिविटीज में क्या इंक्लूड है? पढ़िए। प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटीज, ट्रेडिंग का भी आ जाएगा। कंपेंसेशन अगर आपको मिल रहा है कुछ, कंपेंसेशन क्या होता है सर? ये कंपेंसेशन क्या मिलता है यहाँ पर क्या कंपेंसेशन हो रहा है? यहाँ पर लिखिए नॉन कंपटीशन एग्रीमेंट, कंपेंसेशन फ्रॉम नॉन कंपटीशन एग्रीमेंट, कंपेंसेशन फ्रॉम नॉन कंपटीशन एग्रीमेंट। क्लियर है? कंपेंसेशन फ्रॉम नॉन कंपटीशन एग्रीमेंट और आउट ऑफ एनी बिजनेस, और आउट ऑफ एनी बिजनेस। कोई और बिजनेस वगैरह करके अगर आपको कंपेंसेशन वगैरह मिल रहा है तो आउट ऑफ बिजनेस और आउट ऑफ बिजनेस। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे सर, कोई एक दुकान खोल लिया था, ठेला खोला था नाश्ता का, होता ही ना अभी के टाइम में सर। द मोस्ट प्रॉफिटेबल जो बोल सकते हैं आउट ऑफ दिस गुड फॉर नथिंग, जिसके पास नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, ग्रेजुएशन करके ऐसे करके घूम रहा है, बैठ रहा है, टपला खा रहा है, अड्डा मार रहा है, छेड़ रहा है, मार खा रहा है, तो ऐसे लोग का मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं? इन लोगों को सोसाइटी में इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ रुपया दे दीजिए भाई साहब। कितना लगता है? 50-60 हजार रुपये लगता होगा वो ठेला वगैरह बनाने के लिए। तो ठेला खोल के दे दीजिए अगला को, अगला नाश्ता करेगा, सर्व करेगा, पकौड़ा वगैरह तलेगा। जैसे भी मोदी जी बोलिए पकौड़ा तली चला वो लोग। हाँ नहीं, मोदी जी कुछ कुछ जो बात बोले वो करेक्टली बोले, भैया अड्डा मारने से, घूमने फिरने से इससे अच्छा है ना कि आप कुछ मेहनत वाला काम करिए। क्लियर है? तो एक बंदा को आप ऐसे कहते भाई इनकम भी है, प्रॉफिटेबल इनकम भी है। आप अपने आप को लोग से कंपेयर मत करिएगा कभी भी। अगर आप जॉब कर रहे कहीं पर 8,000 10,000 का सैलरी कमा रहे हैं तो उससे कंपेयर मत करिएगा। एग्जाम्पल इवन चाय वाला से भी कंपेयर मत करिएगा। एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, रिमेम्बर? चाय वाला को जो आप इज्जत नहीं देते हैं वो आपसे कहीं ज्यादा कमाता है। और कभी कभी कोई फकीर लोग को भी कंपेयर मत करिएगा, भिखारी लोग से भी कंपेयर मत करिएगा। आजकल के टाइम में वो लोग का भी इनकम आप लोग से कहीं ज्यादा है।
कहीं कहीं ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा है। और कुछ कुछ भिखारी अगर मौला अली का अगर मिल गया तो भाई आई गेस मेरे से भी ज्यादा वो सेम बोल नहीं सकते आप। क्लियर है सर? तो यहाँ पे क्या होता है ना कि एक दूसरा एक ठेला लगा लिया बगल में उसका, एक दूसरा एक ठेला लगा लिया उसका, बगल पे एक ठेला लगा लिया, भाई साहब झगड़ा हो रहा है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। देखते होंगे ना कि एक जगह है वहां कुछ नहीं है, सनसनाटा, लेकिन जैसे ही एक दुकान खुला अब लोग चालू हुए, इंटर हुए नहीं इंटर हुए, 2 से 3 साल के बाद देखेंगे बेटा 3-4 ठो और वहीं पे खुल गया। समझ रहे हैं? तो ये माइंडसेट है, तो ये माइंडसेट थोड़ा सा चेंज कर गया। अगर जो सैचुरेटेड ऑलरेडी मार्केट हो गया, बिकॉज ऑलरेडी सैचुरेटेड है वहां पर, ऑलरेडी आपका एक स्टैब्लिश एक धंधा वगैरह वहां पर चल रहा है, तो उस धंधा में करेगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, जो भी कस्टमर है आइदर दे वर गोइंग टू स्प्लिट इट, या तो स्प्लिट होंगे लेकिन कंपटीशन इज गोइंग टू बी वेरी हाई। बात समझ आ रहा है? तो इट इज बेटर कि नॉट टू इन्वॉल्व इन सच कंपटीशन और रेदर देन ट्राई टू फाइंड आउट अ न्यू प्लेसेस जहां पर आप ऐसा कुछ कर पाए। बात समझ में आ रहा है? बी द फर्स्ट, नॉट सेकंड और थर्ड। जो फर्स्ट है वही इवेंचुअली विनर है सर, ये माइंड पे रखेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि अब वो बंदा को सर डरा धमका के उसको हटा नहीं सकता था, तो उसको बोला कि देख भाई तेरे को पैसा का जरूरत है, हम समझ रहे हैं, एक काम कर, हम तेरे को 2 लाख रुपए दे रहे हैं, ते धंधा यहाँ मत कर, ते दूसरा जगह चले जा, हम तो जगह भी करके देंगे, दूसरा जगह करके देंगे, वहां करके देंगे, वहां पे तुम सेट हो जा, यहाँ पे तुम मत कर, हम तेरे को 2 लाख रुपए देंगे। क्या बोलते हैं? नहीं समझे? तो वो बंदा 2 लाख रुपए एक्सेप्ट कर लिया, 2 लाख रुपए एक्सेप्ट करके दूसरा जगह चला गया, वहां पे सेटअप कर लिया, राइट? तो वो जो 2 लाख रुपीज है उसके लिए क्या है, इनकम है, उसके लिए इनकम है, तो वो कहाँ पे शो करेगा, विच हेड में इनकम, तो विच हेड में शो करेगा, वो बिजनेस एंड प्रोफेशन का हेड में शो करेगा, दैट इज कंपटीशन फ्रॉम नॉन कंपटीशन एग्रीमेंट। ये क्या है? नॉन कंपटीशन एग्रीमेंट। आपसे मुंह से नहीं, कैसे नहीं बेटा पैसा ले लिया और फिर से वही दुकान लगा दी एक हफ्ता के बाद में, एग्रीमेंट करा लिया, वो बंदा क्रॉस कर लिया ना, मेरे को डबल क्रॉस कर लिया बेटा, पैसा भी ले लिया और दुकान भी वहीं पर खुला हुआ है, तब तो दिक्कत होगा ना सर। तो अपने लोग एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, नॉन कंपटीशन एग्रीमेंट, कंपनसेशन इसमें जाएगा। इसीलिए बोले आउट ऑफ बिजनेस पर्पस, पर्पस मैंने क्या लिखा, पर्पस मैंने क्या लिखा, आउट ऑफ बिजनेस पर्पस। नेक्स्ट में सर रिसीव फ्रॉम प्रोफेशन, रिसीव फ्रॉम प्रोफेशन। उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। नाउ ये एक वर्ड आपको याद रखना होगा, स्पेकुलेशन एंड नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। नाउ व्हाट इज मीन बाय स्पेकुलेशन बिजनेस? एनीवन? व्हाट इज मीन बाय स्पेकुलेशन बिजनेस, क्या मतलब होता है? बिजनेस दो तरह का होता है, एक होता है ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक पार्ट, और एक होता है स्पेकुलेशन बिजनेस। का मतलब हो गया स्पेकुलेट करना ऑफ अ सर्टेन स्टॉक या सर्टेन गुड्स टू अप और टू डाउन। तो स्पेकुलेशन बिजनेस का ब्रैकेट में ले सकते हैं, दैट इज द बिजनेस ऑफ स्टॉक्स और कमोडिटीज, बिजनेस ऑफ स्टॉक्स और कमोडिटीज। आपको पता है मार्केट में 2 तरह का मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है? जहां पर आप शेयर्स को परचेज एंड सेल्स करते हैं। तो सपोज आपकी एक फाइनेंसिंग कंपनी है जहां से आप लोगों का पैसा उठाते हैं, कलेक्ट करते हैं आउट ऑफ डिफरेंट फंड, चिट फंड वगैरह के लेके, और वहां से पैसा कम्युलेट करके आखिर शेयर्स स्टॉक्स वगैरह में यहां पर आप इशू करते हैं, वहां इन्वेस्ट करते हैं। अब वहां से जो भी प्रॉफिट आता है कुछ अपने पास रखते हैं, फिर बाकी अपना जिससे फंड आया था उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये आपका वर्क है, राइट? तो ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस किस में आता है? स्पेकुलेटिव बिजनेस में आता है, ठीक है? और इसी का सेम तरह कमोडिटीज भी होता है, बहुत सारा कमोडिटी मार्केट होता है ना, जैसे क्रूड हो गया, बेस मेटल हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे में भी लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, एज नोन एज कमोडिटीज मार्केट। तो सर ये जो कमोडिटीज से भी जो पैसा वगैरह आता है, ये भी स्पेकुलेटिव रहता है, आउट ऑफ बाय एंड सेल, अप एंड डाउन। तो ये भी किस में जाएगा? ये भी जाएगा बिजनेस एंड प्रोफेशन में। नेक्स्ट में सर ब्रोकरेज, क्या बताइए, ब्रोकरेज कहां लेंगे? बिजनेस एंड प्रोफेशन में। कमीशन, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंसेंटिव, ये भी कहां जाएगा? बिजनेस एंड
प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम ट्रेड एसोसिएशन, प्रोफेशन, रॉयल्टी। ये रॉयल्टी क्या है सर? ये रॉयल्टी क्या है बताइए? रॉयल्टी क्या है जी? बोलिए। रॉयल्टी का मतलब पूछ रहा हूं, रॉयल्टी का मतलब क्या है? बुक राइटर लोगों को क्या मिलता है? तो पब्लिश कराता है तो उसको सेल करने के लिए मिलता है। सी बुक के ऊपर अप्लाई होता है। पेंटर्स लोगों को कैसे रॉयल्टी मिलता है, क्या चीज? जो पेंटिंग सेल होता है तो उसमें उसका यूनिकनेस के ऊपर और एक साइंटिस्ट वाला एग्जांपल दिए थे कि बड़े बड़े साइंटिस्ट अपना स्टडी करके 20 ईयर्स 25 ईयर्स लाइफ में क्या करते हैं? इन्वेस्ट कर देते हैं जस्ट टू इन्वेंट अ समथिंग न्यू, है ना? जैसे अभी हमारे वर्ल्ड में जितने भी बीमारी है सबका इलाज है। ऑलमोस्ट एवरी डिजीज का हमारे पास इलाज निकल चुका है एक्सेप्ट वन डिजीज, इसका क्या नाम है यार? एक मेंटल स्टेबिलिटी का एक था, पार्किंसन, नाम सुने पार्किंसन? ये डिजीज का अभी तक का हमारे पास में इलाज नहीं हुआ, अभी तक का इसका पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट पूरा वर्ल्ड में नहीं है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, देखिए पार्किंसन डिजीज ये मेंटल स्टेबिलिटी को धीरे धीरे डिग्रेड करता रहता है, जिससे इंसान भूलने लगता है, हाथ वगैरह कांपने लगता है, मतलब जो आपका बॉडी का फंक्शन जो है ना वो पूरा वर्क नहीं कर नहीं पाएगा और धीरे धीरे आप पैरालाइज वगैरह ये सारा करके आप चले जाओगे। ये डिजीज का अभी तक का कोई प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं है। अमेरिका में थोड़ा एडवांस है बट इंडिया में ना के बराबर है। तो अगर ये डिसीज अगर किसी को हुआ तो आप समझ जाओ कि इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर एंड योर फैमिली ऑल्सो। वो आपका माइंड धीरे धीरे ना वो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। अब ये डिजीज के बारे में कोई भी साइंटिस्ट मान लीजिए एक इन्वेंट किया और इन्वेंट करके एक आपका जो भी मॉलिक्यूल्स वगैरह जो उन लोग का टर्म्स वगैरह है इन्वेंशन वगैरह करके वो उसका एक प्रोडक्ट निकाला है, उसका फार्मूला निकाल दिया। फार्मूला पता है ना, जितने भी टैबलेट्स वगैरह कैप्सूल वगैरह जो निकले ये क्या है? ये सब आउट ऑफ फार्मूलाज है। दैट इज जो लैब वगैरह में साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करके यूज करके और काफी मेहनत करके अप्रूव करके ये सारा चेक करके फिर वो लोग को अपडेट करता है। तो इस तरह से एक साइंटिस्ट ने निकाला, राइट? अब बहुत सारे आप लोग देखते होंगे टीवी वगैरह पे मार्वल्स वगैरह सारा में बहुत सारा चीज होता है, राइट? तो वो जो साइंटिस्ट लोग हैं वो तो अपना फार्मूला निकाल लिया। अब फार्मूला चेक होता है, वेरीफाई होता है, अप्रूव्ड होता है, अगर सब कुछ होने के बाद में क्लियर हो गया, राइट, इसका मतलब वो फार्मूला क्या है? करेक्ट है। सब लोग उसको रिव्यू करके बोला हाँ भाई ये इन्वेंशन आपका इन्वेंशन माना जाएगा, राइट? तो अब क्या वो साइंटिस्ट के पास इतना पैसा है कि इसको प्रोडक्शन करके लोगों के पास पहुंचाएगा? तो जितनी भी फार्मूलाज होती है वो सारा सोल आउट होता है टू दी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज। बड़ी बड़ी कंपनीज फिर उन लोग को बाय करने के लिए आती है सर। बड़ी बड़ी कंपनी उसको बिडिंग करता है। क्या करता है? बिडिंग करता है उसके लिए। बड़ी बड़ी कंपनी वो फार्मूलाज के लिए सिर्फ बिडिंग करेगा, जैसा स्पैन ऑफ 4 to 5 पेजेस और 4 to 5 सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स, जो उसको रिसर्च करने के लिए 10 to 15 ईयर्स लगा आपका वो फार्मूला बनाने के लिए। उसके लिए सब $1 billion $1 million अपफ्रंट देने के लिए रेडी रहता है। फिर प्लस जितना भी प्रोडक्शन होता है, जितना भी प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन में उसका क्या होगा? पेमेंट होगा। जितना भी जब भी प्रोडक्शन होगा तो उसको पे आउट जाएगा वो साइंटिस्ट को, इसके घर वाले को। दिस इज नोन एज रॉयल्टी। तो वो साइंटिस्ट अपना फार्मूला को बेचकर किसी और को दे रहा है यूज करने के लिए और उससे वो क्या कमा रहा है? रॉयल्टी कमा रहा है।
तो मोस्ट ऑफ द चांसेस में अप फ्रंट में समझ जाइए कि 100 एंड 200 मिलियन डॉलर आपको मिल गया, डॉलर में बात कर रहे हैं, मिलियन डॉलर मिल गया, करीब 1000-2000 करोड़ मिल गया। प्लस उसके बाद में जब भी प्रोडक्शन रहेगा तो आपको ऊपर में 10% 15% आपका रॉयल्टी रहता है। तो इमेजिन करिए कि साइंटिस्ट होना इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन अगर जिंदगी में बेटा तुम एक कुछ निकाल लिया ढंग का, तो आने वाला जो 7 पुश्ते ना वो बैठ के खाएगा। एक तो तेरा फिक्स इनकम मिल गया 1000 करोड़ में, उसमें तेरा बेड़ा पार हो गया, प्लस जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है जब तक चल रहा है तो 10% तक का पे आउट होगा, और क्या चाहिए। क्लियर है? तो रॉयल्टी अपने लोग उसको बोलते हैं सर। क्लियर हो गया? नाउ एक्सपेंडिचर में भाई अब क्या है, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, ट्रांसपोर्टर, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, सिंगर्स, एक्टर भी वहां पर लिख सकते हैं आप, इंश्योरेंस एजेंट, ट्रेड एसोसिएशन, मनी लेंडर्स आर कवर्ड अंडर दिस हेड। एक्टर भी वहां पर लिख लीजिए। The following condition should be fulfilled for allowing deduction under section। अब डिडक्शन के लिए याद रखिएगा ये 5 चीजें है सर। कोई भी खर्चा से, कोई भी खर्चा को आप रीड करिएगा, वेदर वो अलाउड होगा कि नहीं अलाउड होगा, उसके एक जर्नल रूल है। वो जर्नल रूल में आप क्वेश्चन में उस खर्चे से 5 चीज पूछिएगा। अगर वो 5 चीज सेटिस्फाई कर दिया मतलब वो रेवेन्यू है आपका, यहां पर एक्सपेंस में लेस होगा। अदरवाइज वो 5 चीज अगर अलाउ नहीं होता, वो 5 चीज अगर नहीं मिलता है तो वो मेरा डिसअलाउड हो जाएगा, वो मेरा अलाउड नहीं होगा। पढ़े क्या है, एक्सपेंडिचर मस्ट बी इन रेवेन्यू नेचर। कौन सा नेचर? रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉट allowed। Now we have read the revenue expenditure and capital expenditure। Remember, the capital expenditure is the expenditure which is incurred on purchasing or investing of assets, है ना, जो नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, विच इज व्हाट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो रिकरिंग नेचर का होता है उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट में उसके बाद एक्सपेंडिचर मस्ट बी रिलेटेड टू बिजनेस और प्रोफेशन, उसी से रिलेटेड होना चाहिए। अब आपका 2 बिजनेस है, बिजनेस ए, बिजनेस बी, तो बिजनेस बी का खर्चा बिजनेस ए में लेस कर दीजिएगा। बिजनेस ए का खर्चा बिजनेस ए का इनकम से लेस होगा, बिजनेस बी का खर्चा बिजनेस बी से होगा। थोड़ी ना ये आप दोनों से मैच कर रहे, मेरा ही तो है किसी से कर देना, ऐसा थोड़ी ना होता है। चीज क्लियर है? नेक्स्ट में उसके बाद एक्सपेंडिचर मस्ट बी एक्चुअली मेड, रिजर्व, प्रोविजन मेड फॉर एनी एक्सपेंसेस इज नॉट अलाउड। क्या बोल दिया कि अगर एक्सपेंसेस आपका रिजर्व हो रहा है, प्रोविजन हो रहा है, तो वो अलाउड होगा क्या? वो अलाउड होगा सर। तो रिजर्व फॉर बैड डे, प्रोविजन फॉर बैड डे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, ये सब अलाउड होगा, ये सब अलाउड नहीं हो। दूसरा क्या बोला, एक्सपेंडिचर मस्ट नॉट बी पर्सनल और डोमेस्टिक। पर्सनल खर्चा, डोमेस्टिक खर्चा अलाउड नहीं होगा। अब यहीं पर चैलेंजेस है सर, बहुत सारे ऐसे लोग जो मुझे पता है जो एक खर्चा को बिजनेस में डाल देते हैं। छोटा फाइल है, नॉर्मल सा फाइल है, गवर्नमेंट कभी आके चेक नहीं करेगा, और अगर चेक करेगा 4-5 साल के बाद में बोल देंगे सर इनवॉइस नहीं है, हरा गया, गुम हो गया, ये हो गया। बहुत सारा रीजन के। इस साल जब आप आईटी फाइल करते हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि गवर्नमेंट अगले ही दिन आपके पास आ जाएगा, देख ऐसा दिखाया वैसा दिखाया, ये गलत है वो गलत है, ऐसा थोड़ी ना होगा। बात समझ आ रहा है? बट अभी ये रूल कर दिया है, रिसेंटली अमेंडमेंट आया है कि अगर आपका इनकम 25 लाख से ज्यादा है और आपका प्रोफेशन का इनकम अगर 10 लाख से ज्यादा का अगर हो रहा है, तो गवर्नमेंट अभी कंप्लीट स्क्रूटनी कर सकता है। बिकॉज ऑफ रिसेंट चेंजेस इन ई फाइलिंग टैक्स पोर्टल, रिसेंट सॉफ्टवेयर वगैरह गवर्नमेंट ने काफी ढंग का लाया है। तो अब जो स्क्रूटनी में पहले क्या होता था ना कि एक तो टोटल हमारे देश में अगर 100% आबादी है तो ओनली 5 to 6% बेसिकली टैक्स पेयर है। क्या है सर? कितने टैक्स पेयर्स? नाउ ये जो टैक्स पे करते हैं, जब ये लोग टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं, जब ये लोग रिटर्न वगैरह फाइल करता है
तो रिटर्न फाइल कर देने के बाद में भी ओनली 5% जो केसेस होता है ना वो स्कूटनी पे जाता है। कहां जाता है? स्कूटनी पे जाता है। स्कूटनी का मतलब क्या हो गया? वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लोग स्कूटनाइज करता है। स्कूटनी मतलब काट कूट नहीं करेगा भाई साहब, उसको इन डिटेल में थोरो चेक करेगा। वो चेक करके अगर कोई इनकम वगैरह था जो उसने नहीं दिखाया है तो उसको टैक्सेबल करवाएगा। जो एक्सपेंस है डिसअलाउड होना चाहिए था उसने अलाउड कर दिया, उसको डिसअलाउड करवाएगा। मतलब इन शॉर्ट में उसको पैसा चाहिए भाई साहब, उसको टैक्स चाहिए। आप एक सिंपल सा बात समझ जाओ कि इनकम टैक्स ऑफिसर लाइक दिस सेल्समैन या फिर डेट कलेक्टर एजेंसी ऑफ अ कंपनी। जैसा एक डेट कलेक्टिंग एजेंसी होता है ऑफ अ कंपनी का, उस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ द कलेक्टिंग एजेंट ऑफ द टैक्सेशन। उन लोगों का काम है गवर्नमेंट को टैक्स दिलाना, खत्म। जैसे भी करके, कभी कभी प्रोविजन के अंदर में, कभी कभी प्रोविजन के बाहर से। प्रोविजन के बाहर में जाएगा तो अपने लोग हैं, लॉयर हैं, जो प्रोविजन के अंदर में उसको लाएंगे। नहीं समझे? झगड़ा होता है सर, वैसा वैसे ही होता है। उसमें खेला होता है प्रोविजन का, प्रोविजन से। और बहुत सारे ऐसे ऐसे ऑफिसर हैं जिनको प्रोविजन भी नहीं पता है। सीरियसली बता रहा हूं। ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई किए, वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में एक जन का कमेंट आता है। मतलब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई किए ना, तो अगर वो अप्रूव नहीं करता है तो वो सो कॉज नोटिस आपको इशूड करता है। तो सो कॉज नोटिस में इशूड किया था। आई वाज मतलब रियली हैप्पी, और मतलब ताज्जुब मेरे को हुआ, शौक में, कि ऐसे ऐसे लोग भी ऑफिसर हैं। तो उसने लिखा कि सब कुछ ओरिजिनल लिख दिया कि प्रॉपर्टी टैक्स बिल चाहिए, ठीक है, जो बंदा था उसका पैन कार्ड चाहिए, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट चाहिए, चालान चाहिए, प्रॉपर्टी टैक्स अप टू डेट होना चाहिए। तो भैया हम किसी से रेंट में लिया, अगला ओनर है, हम किसी से रेंट में लिए, अगला ओनर है, मैं तो जीएसटी अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं तो ओनर नहीं हूं ना। मुझे तो, अब जैसे ये मेरा प्रॉपर्टी है तो रेंटेड प्रॉपर्टी है, अब मैं रेंट पे लिया, मेरे पास रेंट एग्रीमेंट होगा, है ना। लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स तो अगला का होगा। चलिए वो भी मैं दे दिया, वो मेरे को दे दिया। पैन कार्ड भी मांग रहा हूं उसका साइन प्रूफ करने के लिए रेंट एग्रीमेंट में, वो पैन कार्ड भी दे दिया। अब वहां लिख रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स मस्ट बी पेड। अब प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट करने का जिम्मेदारी किसका है? लैंडलॉर्ड का है, मेरा है क्या? मतलब मेरा जीएसटी के लिए वो बंदा को प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट करने होगा। क्यों भाई, क्यों? उसका लायबिलिटी है ना, वो अपना खर्चा कभी भी करे नहीं करे, उसका नहीं पेमेंट करने से मेरे को मेरा जीएसटी नहीं मिलेगा। ऐसा वैसा कोई रूल बुक में नहीं है, कुछ नहीं। इवन या तो जब आप पेमेंट करेंगे, जब आप सो कॉज नोटिस में, तो आइदर एड्रेस प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है। तो या तो प्रॉपर्टी टैक्स बिल जाएगा या तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, रूल है, लोग फॉलो नहीं करता। आयरनी तो उससे भी ज्यादा हो गया ना भाई साहब, अलग चीज, अलग लेवल पे। प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट में 2 जन का नाम है, हो सकता है 2 जन से ज्यादा का नाम हो सकता है। आपका बिल्डिंग है, आपके पापा ने 3 भाई के नाम में कर दिया, तो प्रॉपर्टी टैक्स बिल में कितना का नाम होगा? 3 जन का नाम होगा, है कि नहीं? अब प्रॉपर्टी टैक्स बिल में 2 जन का नाम था, इलेक्ट्रिसिटी बिल में उसमें से 1 जन का नाम था। तो वो कमेंट में कर रहा है कि in the property tax bill there are 2 owners. Why it is not mentioned the 2 name in the electricity bill? छोटी बच्ची को पता है कि मीटर एक ही आदमी का नाम में आता है। है कि नहीं? उसको पता है कि बताइए कि मीटर तो एक ही आदमी के नाम में आएगा, 2 आदमी का नाम नहीं आएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं। क्लियर है? तो अब ये जो चीज है गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसको और ज्यादा कर रहा है। और यहां से जो 5 to 6% है ना, इसको भी गवर्नमेंट बढ़ा रहा है। अभी रिसेंटली अमेंडमेंट है, आपको पता है, इनकम टैक्स फाइल करने के लिए। एक तो अगर आपका इनकम स्लैब से ज्यादा इंक्रीज हो गया,
तब आपको फाइल करना है। दूसरा क्या था, अगर आप इंडिया से बाहर ट्रैवल करने गए, इंडिया से बाहर अगर आप ट्रैवल करने गए और आपने अगर 2 लाख से ज्यादा का खर्च किया है तो क्या होगा सर, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आपने 5 लाख रुपए से ज्यादा का अगर आपने एक्सपेंस किया है क्रेडिट कार्ड पे तो आपको रिटर्न फाइल करना होगा। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिल का कंजम्पशन मोर देन अ लाख, 1 लाख रुपए से ज्यादा आता है 1 साल का, तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अभी रिसेंटली अमेंडमेंट आया कि अगर आपका इनकम टोटल 60 लाख से ज्यादा है, दो आपका टैक्स कुछ नहीं है, टैक्स स्लैब 0 है, कुछ भी नहीं, अगर आपका इनकम 60 लाख से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना होगा। आपका प्रोफेशनल इनकम 25 लाख से ज्यादा तो आपका रिटर्न फाइल करना होगा। अगर आपका टीडीएस का पैसा 25,000 से ज्यादा का आता है तो आपको रिटर्न फाइल करना होगा। तो यहां पर भी क्या कर रहा है गवर्नमेंट, इंक्रीज कर रहा है, प्लस यहां पर भी अब इंक्रीज कर रहा है सॉफ्टवेयर वगैरह लाके। ये 5% से ज्यादा लोग करके क्या करेगा, 20% करेगा, तो जिससे लिटिगेशन वगैरह मैटर वगैरह ये सारा क्या होगा और इंक्रीज होगा, और कोर्ट वगैरह में फाइनली मामला जाके सेटल होगा। कोर्ट में भैया उतना लॉयर उतना एडवोकेट ही नहीं है। गवर्नमेंट बहुत स्मार्ट, क्लियर है। पढ़िए सर। कंप्यूटेशंस ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस असेसमेंट 21-22। अब ये जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट है एक्चुअल पे, इस फॉर्मेट को अपने लोग बाद में पढ़ेंगे बिकॉज अभी अपने को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अभी जो हमारा टॉपिक है ये इस सेक्शन से आना है, पढ़िए। तो मैंने इसको इजी करने के लिए क्या कर लिया, सेक्शन वाइज मैंने जो जो इंपॉर्टेंट हेड है टॉपिक है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर कुछ एक्स्ट्रा रहेगा तो अपने लोग वहीं पर लिखेंगे, रिटर्न करेंगे। पढ़िए, सेक्शन 28 किसके लिए था, मैंने आपको बताया था किसके लिए। सेक्शन 28 इनकम के लिए, टैक्सेबल इनकम के लिए, कि कौन सा इनकम मेरा पीजीपी में टैक्सेबल होगा, कौन सा इनकम टैक्सेबल नहीं होगा, इसके बारे में पढ़ना है। क्या लिखा है, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन, ये तो आएगा ही आएगा। कंपेंसेशन टू मैनेजमेंट एजेंसी से, मैनेजमेंट एजेंसी अगर कोई है उसको भी कंपेंसेशन अगर मिल रहा वो भी आएगा। इनकम ऑफ ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन ये भी आएगा। एक्सपोर्ट इंसेंटिव, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं ना तो आपको बेनिफिट मिलता है, क्या मिलता है, तो वो आपका क्या होगा, इनकम होगा सर। नेक्स्ट में परक्यूजिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन का परक्यूजिट क्या है सर, पूजा वगैरह पे आपका जो सप्लायर होगा, जो वेंडर होगा, वो क्या करता है, आपको गिफ्ट देता है, आप उससे सामान खरीदे ना सर, तो आपने उसको कमाने का अपॉर्चुनिटी दिया, तो आपके साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बनाने के लिए क्या करता है, अपना ये सारा फेस्टिवल वगैरह पे ना उन लोग गिफ्ट देता है सर। और बहुत सारे जो मुस्लिम रहते हैं वो लोग भी अपना ईद वगैरह में, जैसे रमजान में अफ्तार पार्टी हो गया, ईद वगैरह में ये सारा बिजनेस कोर्टिसेस भी रहती है, पता है आपको, जिससे रिलेशनशिप क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होता है। रिलेशनशिप के ऊपर में डिपेंड है पूरा बिजनेस है, ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप, उसको मेंटेन करिएगा तो आगे बढ़ेंगे अपने लोग। तो यहाँ पर उसी तरह से अगर कोई आपको बेनिफिट दे दिया, कोई आपको टीवी दे दिया, आपको लैपटॉप दे दिया, मान लीजिए सर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का काम था, आप उससे साल भर का करोड़ रुपए से आपका ज्यादा का ट्रांजेक्शन किए हैं, तब बोले अरे सर इतना ट्रांजेक्शन करते हैं आप मेरे को कोई गिफ्ट नहीं देते हैं। बोला ठीक है सर पूजा में देंगे, पूजा में मेरे को एक तो लैपटॉप दे दिया, आईफोन दे दिया, देता है भाई देता है, तुम है कहाँ रेमुनरेशन टू पार्टनर, सर पार्टनर का रेमुनरेशन कहाँ दिखाएंगे, बिजनेस एंड प्रोफेशन में अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल फॉर सर्टेन एग्रीमेंट, ये मिला। एग्रीमेंट का मतलब क्या है, ये नॉन कंपटीशन एग्रीमेंट। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, व्हाट इज मीन बाय दैट, यहां पर लिखेंगे की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का ब्रैकेट में लिखेंगे इनकम रिसीव आउट ऑफ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, इनकम रिसीव आउट ऑफ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी सर, इनकम रिसीव आउट ऑफ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी सर।
क्लियर है? नाउ व्हाट इज मीन बाय की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी? की मैन का मतलब क्या होता है पहले वो समझिए। की मैन का मतलब क्या होता है सर? क्या समझ में आ रहा है? की मैन अलग अलग थोड़ा क्यों करिए। की मैन मतलब क्या हो रहा है? इंपॉर्टेंट पर्सन, चाबी वाला पर्सन भाई। चाबी आदमी, चाबी औरत। इंपॉर्टेंट पर्सन, तो बड़ी बड़ी कंपनी के क्या होते हैं ना, कुछ कुछ डिग्निफाइड पर्सनालिटीज होते हैं जो उनके लीडर होते हैं। एज लाइक मुकेश अंबानी फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सुंदर पिचाई फॉर अल्फाबेट, ठीक है, इलॉन मस्क फॉर ट्विटर, टेस्ला। दिस आर द डिग्निफाइड पर्सनालिटी ऑफ अ लीडर, राइट? तो कंपनी को पता है कि ये लीडर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, आई कैन नॉट लूज हिम एट एनी कॉस्ट। अगर ये बंदा छोड़ के चल जाएगा तो मेरे स्टॉक प्राइस क्या होगा? डाउन हो जाएगा। अगर ये पर्सन कुछ प्रॉब्लम है, अगर ये पर्सन को कोई किडनैप कर लिया या कुछ इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइज हो गया, डेथ हो गया, तो मेरा स्टॉक क्या होगा? चला जाएगा। तो कंपनी इनका सेहत का साथ साथ इनका प्रोटेक्शन का भी जिम्मेदारी कंपनी उठाती है। चीज समझिए, आप एम्प्लॉय हैं, आपका प्रोटेक्शन का जिम्मेदारी आपका कंपनी का नहीं है। हाँ, ऑफिस के अंदर आप जैसे घुसे और ऑफिस के बाहर निकलने तक का जिम्मेदारी किसका है? आपकी कंपनी का। अगर उस पीरियड में कोई भी हैपनिंग होता है, कोई भी दिक्कत होता है, तो योर कंपनी इज लायबल एंड योर कंपनी इज गोइंग टू गिव यू कंपेंसेशन फॉर दैट। ये याद रखिएगा। लेकिन जैसे ही ऑफिस से बाहर निकले आप, ऑफिस आवर्स आपका खत्म हो गया, रास्ते में कुछ इंसिडेंट हो गया, तो आपका कंपनी लायबल। क्लियर है? तब पैसा नहीं देगा सर। इस तरह से ना गवर्नमेंट जॉब आपने सुना होगा कि अगर पापा का डेथ हो गया एज अ जॉब में, अगर मतलब आप जब वो जॉब कर रहे थे, मतलब जब उनका ड्यूटी था, ऑन ड्यूटी में थे, अगर ऑन ड्यूटी में अगर उनका डेथ हो जाता है तो आपको पता होगा कि उनका फैमिली का किसी पर्सन को गवर्नमेंट जॉब का ऑफर दिया जाता था। पहले उसकी वाइफ, फिर उसके बच्चे, अगर केपेबल हैं तो। आज भी है, आज शायद है नहीं है, डाउट है, बट पहले तो था। तो ये क्या दे रहा? प्रोटेक्शन दे रहा है गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय के लिए। द सेम ट्रीटमेंट प्राइवेट कंपनी में देता है अपना एम्प्लॉय को फॉर देयर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। तो अगर उनसे जो भी कंपेंसेशन आता है इंश्योरेंस पॉलिसी से, या तो उसका डेथ हो गया तो कंपनी को पैसा मिलेगा, या तो फिर अगर वो मैच्योर्ड हो गया तो कंपनी को पैसा वापस आ जाएगा। तो वो पैसा कंपनी कहां दिखाएगी? बिजनेस इनकम में दिखाएगी। बिकॉज जब उसका इंश्योरेंस पेमेंट हुआ था तो कंपनी ने एक्सपेंस बुक किया होगा, कहां दिखाया होगा? एक्सपेंस में। तो अभी अगर वहां से पैसा वापस आएगा तो कहां पे शो होगा? इनकम में। तो बड़ी बड़ी कंपनी अपना लीडर लोग का पूरा प्रोटेक्शन देती है सर। जेड प्लस सिक्योरिटी जैसा हमारा पीएम का रहता है, वैसा इलॉन का होता है। और वो खर्चा कौन करता है? इलॉन जी अपनी जेब से देते हैं। नहीं भैया, उसकी कंपनी बेयर करती। तो बड़ा बड़ा लोग बड़ा बड़ा कंपनी क्यों बनाता है? बहुत खेला है सर, मैनेजमेंट का बुक्स पढ़िए, काफी इंपॉर्टेंट है। The fair market value of inventory as on that which is converted into capital assets. Now which is what? Which is what? बोल रहा कि इन्वेंटरी का मतलब क्या हो गया? स्टॉक। आपका स्टॉक था, उसको आपने कैपिटल एसेट्स में कन्वर्ट कर दिया। ये चीज अपने लोगों को कैपिटल गेन में ज्यादा समझ में आएगा। कैपिटल गेन में क्लियर हो जाएगा। आप समझो कि मेरा कि स्टॉक था, उसको मेरे को बेचना था, बट अब हम उसको यूज कर रहे हैं। अब मैं उसको क्या कर रहा हूं? यूज कर रहा हूं। टेक एन एग्जांपल, आपका मान लीजिए आप एक डेवलपर हैं, आपको प्रॉपर्टी डेवलप करना है, तो आपने पूरा 100 फ्लैट बनाया, 98 फ्लैट बिक्री हो गया, 2 फ्लैट बचा हुआ, तो 2 फ्लैट आपको सेल करना था। विच इज व्हाट? योर इन्वेंटरी, योर स्टॉक। एक डेवलपर, एक प्रोमोटर के लिए प्रॉपर्टी क्या है? गुड्स है ना। तो वो उसका स्टॉक हो गया, उसको 2 प्रॉपर्टी बेचना था, उसने वो 2 प्रॉपर्टी बेच के लेके खुद ही रख लिया। तो वो जो अमाउंट है वो बिजनेस में टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? लेकिन वैल्यू तो नहीं मिला आपको। आपको वैल्यू मिला क्या? अरे आप खुद ही रख ली ना भाई साहब। तो खुद रख लें तो क्या हो गया? ड्राइंग हो गया ना।
लेकिन उसका कोई वैल्यू बिजनेस को मिला क्या? टैक्सेबल तो नहीं हो रहा, गवर्नमेंट को भी टैक्स नहीं मिला। तो भाई यहां पर फंडा ये है कि बिजनेस के लिए वो इनकम माना जाएगा जितना का वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू, कौन सा वैल्यू? फेयर मार्केट वैल्यू जो भी उसका है वो बिजनेस क्या करेगा सर, ये फेयर मार्केट वैल्यू उस इन्वेंट्री को ट्रांसफर कर दिया ना, कन्वर्ट कर दिया, वो फेयर मार्केट वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आता है मेरा। रिकवरी अगेंस्ट कैपिटल एसेट्स बीइंग कवर्ड, रिकवरी कोई भी अगर पैसा अगर आपको रिकवर्ड किया तो वो भी आएगा सर। अब नेक्स्ट में क्या लिखा पढ़िए, इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। कौन सा हेड्स ऑफ इनकम मेरा टैक्सेबल नहीं होगा सर? कौन सा हेड्स ऑफ इनकम मेरा टैक्सेबल नहीं होगा? क्या नहीं होगा पढ़िए, रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। किसका? हाउस प्रॉपर्टी का रेंट आपका यहाँ पे, अगर कोई हाउस का अगर आपका इनकम है, सपोज नहीं समझे, आप बिजनेस भी चला रहे हैं और आपका रेंटल इनकम भी आता है, तो रेंटल इनकम किसका? हाउस प्रॉपर्टी का। वो कहां पे टैक्सेबल होगा? हाउस प्रॉपर्टी में, यहां टैक्सेबल। इन शॉर्ट में जो भी खर्चा या जो भी इनकम अदर हेड्स में टैक्सेबल होता है, मेरा पीजीपी में टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरा, डिविडेंड ऑन शेयर्स इवन दो एसएससी डील्स इन शेयर्स, तो डिविडेंड ऑन शेयर्स क्या है सर? अदर सोर्सेज में जाएगा मेरा। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, एग्जेम्प्टेड इनकम और सम टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। क्लियर है? तो इन शॉर्ट में जो अदर हेड्स में यहां पर आप लिख सकते हैं इनकम टैक्सेबल अदर हेड्स, इनकम टैक्सेबल अदर हेड्स। जो भी इनकम मेरा अदर हेड्स में है वो मेरा इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर है? जो भी मेरा अदर हेड्स का है सर इनकम, वो इस हेड में मेरा टैक्सेबल नहीं हो। क्लियर है सर? नेक्स्ट पे 30। अब यहां से हमारा क्या स्टार्ट हो गया सर? एक्सपेंस स्टार्ट हो गया। 30 नंबर में पढ़िए क्या है सेक्शन 30 में, रेंट एंड रेट्स टैक्सेस करेंट रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर प्रीमाइसेस यूज फॉर बिजनेस ऑफ प्रोफेशन शैल बी अलाउड। तो ये बिजनेस का मेरा क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। तो जो बिजनेस का मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर होगा वो लेस होगा। तो क्या क्या आ जाएगा इसमें? रेंट, टैक्सेस, करंट रिपेयर्स, इंश्योरेंस, प्रीमाइसेस का वो सारा क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। फिर क्या बोला? करंट रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर आर अलाउड एज डिडक्शन सेक्शन 31 पे। क्लियर है? डेप्रिसिएशन अपने लोग बाद में रीड करेंगे और डेप्रिसिएशन का एक पूरा एक क्लास लग जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट में उसके बाद 32 एडी भी बाद में आएंगे। 35 में 35 को छोड़ के आइए सेक्शन 35 BC। इसको पढ़िए सर, सेक्शन 35 से आइए। पढ़े क्या लिखा है सेक्शन 35 में? एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन नोटिफाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन एट 150% ऑफ सच एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर आप कोई भी खर्च करते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में, गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट होता है, मतलब एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए अगर आप किसी गांव वगैरह में किसी एग्रीकल्चर हब में वेयर हाउसिंग फैसिलिटी अगर आपने बनाया, मिल्क हो गया, डेयरी फार्म हो गया, उसके लिए आप एक कोल्ड स्टोरेज हाउस बना दिए। समझ रहे हैं? मतलब ऐसा कुछ भी काम करना, कुछ भी बिजनेस को अप्लाई करना कि जिससे आपका फार्मिंग एग्रीकल्चर को प्रोजेक्ट मिलता है, एग्रीकल्चर को इनहांस मिलता है। तो वो गवर्नमेंट क्या किया ना, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में ना वो सारा चीज नोटिफाइड किया। तो यहां पे इस जगह में अगर आप खर्च करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, अगर आप 1 लाख रुपए खर्च किए हैं तो गवर्नमेंट आपको डिडक्शन अलाउड कितना का देगा? 1,50,000 का देगा। आपको 50,000 ज्यादा का डिडक्शन देगा। तो ये यहां पे बोलने मांग रहा है। चीज समझ में आ रहा है? उस तरह से दूसरा में क्या लिखा है?
एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय कंपनी ऑन नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट is eligible for deduction at the rate of 150% of expenditure. और क्या बोला कि अगर स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कितना परसेंट खर्च का मिलेगा? 150%. तो दो चीज याद है कि ये खर्च के ऊपर है, समझ में आ रहा है? इनकम तो क्या होगा, या तो एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन खर्च के ऊपर में गवर्नमेंट बेनिफिट कैसे देगा? आप खर्च किए 10 रुपया, अलाउड कर देंगे 15 रुपया. आप खर्च किए 10 रुपया, आपको बेनिफिट देंगे 20 रुपया का अलाउड दे देंगे. तो मतलब क्या होगा? 5 रुपया जो मेरा एक्स्ट्रा है वो मेरा इनकम से क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है. तो टैक्स क्या होगा? कम होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा. तो याद रखेंगे कि अगर आप एक्सपेंडिचर करें नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट में तो 150% ऑफ एक्सपेंडिचर, और अगर आप एक्सपेंडिचर की नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में तो कितना परसेंट होगा सर? 150% ऑफ एक्सपेंडिचर. क्लियर है? एक सेक्शन पढ़ेंगे सर अपने लोग, ये 36 पे आइए. 36 पे आइए. पढ़े क्या लिखा है 1 पे? इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक्स एंड इंश्योरेंस इज अलाउड एज रिडक्शन. इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर लाइफ कैटल इज अलाउड एज रिडक्शन. लाइफ ऑफ कैटल मतलब लाइफ स्टॉक, आप ब्रैकेट में लिखिए लाइफ स्टॉक. कैटल भी रहेगा और लाइफ स्टॉक भी रहेगा. लाइफ स्टॉक का मतलब सर एनिमल हस्बेंड्री नाम सुने हैं? अरे किसी किसी का पोल्ट्री फार्म है तो मुर्गी क्या है उसके लिए? रॉ मटेरियल हो गया ना सर. मुर्गी क्या है? रॉ मटेरियल है. आपका डेयरी फार्म है तो आपका कैटल हो गया, ठीक है, आपका बफलो वगैरह हो गया, ये सारा क्या है? आपका रॉ मटेरियल है. उसको लाइफ स्टॉक बोलता है. तो इन लोगों का क्या किया जाता है? इन लोगों का इंश्योरेंस करवाया जाता है. क्या करवाया जाता है? क्लियर है? इन लोगों का भी इंश्योरेंस होता था जानवर लोग का. हाँ सर, हाँ बे, बिजनेस के लिए जरूरी है भाई साहब. अब गाय का मान लीजिए कोई ऐसा फ्लू हुआ, कोई ऐसा फ्लू वगैरह निकल गया जिसकी वजह से सब मुर्गी लोग मर जा रही है, तो भैया बिजनेस तो तुरंत पता चला कि भैया कल तक करोड़पति था, बेटा एक दिन में सड़क में आ गया वो. आ कि नहीं आएगा? बिजनेस है ना सर. अब जो अंडा देने वाली वही गायब हो रही है, एक दिन में सब, एक दिन में 1-1 लाख मुर्गी मर गई, तो भैया अगला तो चल जाएगा. एक मुर्गी का कॉस्ट कम से कम कितना रुपया? 100 रुपया 150 रुपया तो होगा. उसको डेवलप करने का, एक छोटा सा बच्चा से लेके बड़ा बनाने का तक तो खर्चा लगा, टाइम लगा, इन्वेस्टमेंट लगा, और एक दिन में गायब. तो उस सारा का भी इंश्योरेंस होती है सर. इंश्योरेंस हर एक चीज का हो सकता है. नेक्स्ट में इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हेल्थ ऑफ एम्प्लॉइज इज अलाउड एज डिडक्शन इफ द पेमेंट हैज बीन मेड बाय एनी मोड अदर देन कैश. याद रखिएगा. इसलिए अभी इंश्योरेंस प्रीमियम सब किस में पेमेंट हो रहा है? चेक में पेमेंट हो रहा है. किस में हो रहा है? चेक में हो रहा है. तो याद रखिएगा इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट ऑलवेज किस में करना है आपको? अदर देन कैश. कैश में करिएगा तो अलाउड नहीं होगा. अदर देन कैश आपको करना है, या तो ऑनलाइन कर दो, चेक कर दो, कैसे भी कर दो. नेक्स्ट है बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉइज इज अलाउड एज डिडक्शन. ठीक है, सब्जेक्ट टू डिडक्शन 43B क्या है ना, ये इसको अंडरलाइन कर लिए, ये अपने लोग पढ़ेंगे. 43B क्या है? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल. ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है सर. इंटरेस्ट ऑन लोन लिख लीजिए ब्रैकेट में, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन. ये क्या हो जाएगा? अलाउड एज डिडक्शन. ये मेरा डिडक्शन के तौर पे अलाउड हो जाएगा. ये सब खर्चा है ना सर, सब लेस हो जाएगा. इसके अलावा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड. ZCB का मतलब होता है जीरो कूपन बॉन्ड. अलाउड ऑन प्रो राटा बेसिस हैविंग रिगार्ड टू द पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ सच बॉन्ड. जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? जीरो कूपन बॉन्ड अपने लोग इशू करते हैं जिसमें हमारा डिस्काउंट देते हैं. अपने लोग इशू करते हैं, डिस्काउंट देते हैं. तो अगर वो बॉन्ड अपने लोग इशू किए हैं, जिसको आप बोल सकते हैं ना डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी होता है. रिमेंबर बड़े अपने लोग डिबेंचर इशू करते हैं तो डिस्काउंट देते हैं ना सर. तो 100 रुपए का सामान था डिबेंचर का, उसको बेचे 95 में, तो 5 रुपए का लॉस हो गया. और वो डिबेंचर का पैसा मेरे को 10 साल बाद वापस मिलेगा. कितना साल बाद? या 5 साल बाद वापस मेरे को मिल जा रहा है. मतलब वो डिबेंचर मेरे को 5 साल बाद वापस पेमेंट करना. अभी तो डिबेंचर पैसा उठा लें, पेमेंट करेंगे 5 साल बाद. लेकिन 100 का सामान था 95 में दिए, 5 रुपए का क्या हुआ? लॉस हुआ. तो वो लॉस कितने साल में राइट अप होता है? 5 साल में राइट अप. कितने साल में राइट अप होगा? 5 साल. तो हर साल क्या करेंगे? वो लॉस बोल के शो करेंगे.
तो यहाँ पे याद रखिएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर पे क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। दूसरा क्या है, कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स आरपीएफ, आरपीएफ बोले तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अप्रूव सुपर एनुएशन फंड इज अलाउड एज डिडक्शन। क्लियर है? अगर आप लोग को याद होगा तो आरपीएफ आप पढ़े हैं, आरपीएफ पढ़े थे ना सर, कहां पे, सैलरी में अपने लोग पढ़े थे, है ना। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एम्प्लॉय का तो किसमें होगा, उसका इसमें होगा। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ था ना सर, और वहां पे आप लेस करते थे, वहां पे टैक्सेबल कितना पोर्शन होता था, अब 12%। अगर 12% से ज्यादा था तो वहां पे टैक्सेबल होता था, तो बाकी का 12% जो एम्प्लॉयर दिया है वो एम्प्लॉय के हैंड में क्या हो रहा है सर, एग्जेम्प्ट किया जा रहा है। तो टैक्सेबल कहां करेंगे, एम्प्लॉयर के हैंड में टैक्सेबल करते थे, लेकिन वो तो खर्च किया ना सर, वो तो एक्सपेंस किया है, तो उसको अपने लोग यहां पे अलाउड कर देते हैं। देखिए आरपीएफ बोलकर, इसलिए जितना भी ग्रेजुएटी वगैरह का जो भी मतलब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का जितना भी पेमेंट होता है ना, वो 12% होता है। तो कंपनी जानबूझ के 12% देती है, बिकॉज एम्प्लॉय के हैंड में क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा और इसको खर्चा मिल जाता है, दोनों मजा मिलता है। नेक्स्ट में आइए, कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स बाय एन एम्प्लॉयर टू नोटिफाइड पेंशन स्कीम अंडर 80 CCD सर। ये याद रखिएगा, आपका एम्प्लॉयर आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट करने के लिए पेंशन स्कीम में भी पैसा डालता है, ठीक है। और ये 80 CCD में भी आपको डिडक्शन मिलता है सर। ये 80 CCD में डिडक्शन किसको मिलता है, लिखिए इन दी हैंड ऑफ एम्प्लॉय। 80 CCD में लिखिएगा इन दी हैंड ऑफ एम्प्लॉय, आगे वहां पे इन दी हैंड ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के हैंड में ये मेरा एग्जेम्प्ट हो जाता है, मतलब एम्प्लॉय के हैंड में ये मेरा डिडक्शन मिलता है सर। 80 CCD 2 बोलकर एक डिडक्शन होता है जिसमें मिलता है, और ये कितना परसेंट है, मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। जितना उसका सैलरी था उसका 10% आपका एम्प्लॉयर पेंशन में पैसा डाल सकता है, तो एम्प्लॉयर को भी लेस हो जाता है और आपको भी डिडक्शन मिल जाता है अंडर 80 CCD में। तो जिनका सैलरी ज्यादा होता है ना, 3 लाख 2 लाख रुपए महीना है, तो उसका तो टैक्स तो बचा नहीं सकते आप। तो टैक्स बचाने के लिए क्या करता है, वो एम्प्लॉय रिकमेंड करता है कि सर आप इसको पेंशन में डाल दीजिए। नहीं समझे, आप मुझे सैलरी बोल के पैसा दीजिएगा, आप मुझे पैसा दे रहे हैं, लेकिन क्या बोल के पैसा दे रहे हैं, पेंशन स्कीम बोल के पैसा दे रहे हैं। जो पैसा मुझे आप दे रहे हैं वो कहां डाल दो, आप पेंशन स्कीम में डाल दो। तो और ये जो बेनिफिट है ना 80 CCD वाला, ये अपार्ट फ्रॉम 80 CC से अलग है। 80C का डिडक्शन आप लोग पढ़ेंगे डिडक्शन चैप्टर में 2 लाख का है, 80 CCD 2 में अलग से 2 लाख के अलावा मिल जाता है। तो आपका डिडक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। ये सारा मोडस ऑपरेंडी है जो अपने लोग यूज करते हैं सैलरी के केस में पैसा बचाने के लिए। नेक्स्ट में उसके बाद पढ़िए, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड, ठीक है, ये भी मेरा डिडक्शन के तौर पे क्या होगा सर, अलाउड होगा। इसके अलावा एनी सम्ड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, कोई भी प्रोविडेंट फंड में अगर वो कर रहा है, ESI का पेमेंट कर रहा है, रिमेंबर कोई भी पेमेंट अगर वो करेगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर सर क्या लिखा है, एनी लॉस ऑन सेल ऑफ एनिमल और कैरकेसेस, कैरकेसेस मतलब डेथ एनिमल, जो एनिमल डेथ हो जाता है उसको कैरकेस मीट बोलते हैं, इज अलाउड एज डिडक्शन provided such animal are used for the purpose of business or profession and either have died or become permanently useless for such purpose। तो मतलब इन शॉर्ट में बोल सकते हैं एबनॉर्मल लॉस, अगर लॉस वगैरह इनकर हो रहा है तो भी यहाँ पे आप लेस कर सकते हो। क्लियर है, यहीं तक रखते हैं। आपको पढ़ना क्या है सर, एक बार इसको पूरा गो थ्रो करना है सर। आपको यहां तक का ये 41 यहां तक की आपको पूरी पढ़नी है सर। ये जो पूरा पॉइंट है, ये पूरा पॉइंट को पूरा पढ़ कर रहिएगा, ठीक है। जब तक एक एक खर्चा का अपना डिटेल कंप्लीट नहीं हो जाता उसके बाद ही तब अपने लोग सम सॉल्व कर पाएंगे। और इसको इंपॉर्टेंटली आपको पढ़ना, देखिए एक डिसअलाउड एक्सपेंडिचर बोल के यहाँ पर आएगा, ये है ना, पेज नंबर 139 पे।
इसको पढ़ कर रहिएगा सर। अच्छा, ये सिर्फ मेरा क्लासेस अपने लोग मॉर्निंग की, हाँ, मैम का क्लासेस जैसा आपका इवनिंग में होता था वही होगा, बिकॉज उन लोगों का क्लासेस हम चेंज नहीं कर सकते हम, समझ गए? क्या ए, मुंह मत खोल, डाल देंगे कुछ। तो कल का क्लास का टाइम थोड़ा चेंज कर हम अपना